ये मौत का कारण कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? जिहादी आतंकी जिसने मारा वो जापानीज था। तो नीति का लॉजिक तो खराब है, वो लॉजिक चलता नहीं। अब जो नीति उनकी थी उससे चीन को क्या फर्क पड़ रहा था, ये बिंदु है। जो मिस्टर आबे का स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत स्टैंड था वो चीन के लिए परेशानी का कारण था। चाहे ताइवान के परिप्रेक्ष्य में चीन को हजम नहीं हो रहा था। तो चीन समझता था कि हम सबक सिखाना चाहते हैं जापान के नेतृत्व को कि तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुमको मैं हटा दूंगा। अकेला व्यक्ति हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये तो पौन है कि इसमें चीन का हाथ है और चीन ही इसने इस षड्यंत्र को किया है और बहुत ही वेल प्लान्ड है। आप इतने बड़े स्टेचर के व्यक्ति को मार देते हैं। चीन जिम्मेदार है। अरे हिंदुस्तान में ही जयचंद नहीं है, जापान में भी जयचंद हो गए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। आज बड़ी खबर विदेश यानी कि जापान से आती है। विकसित देशों में शुमार जापान, जहां पूर्व पीएम की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल कि एक पूर्व पीएम का आसानी से हत्या करके अपनी घटना को अंजाम दे जाना। आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल एसवी सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जापान जैसे देश में एक तो दुखद ये कि मोदी के करीबी और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले शिंजो अबे आज हम सब के बीच नहीं रहे। देखिए, बहुत दुखद घटना है और हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये हमारे सच्चे हितैषी थे, मोदी जी के बहुत प्रिय दोस्त में थे और इन मोदी जी और इनके बीच में जो सामंजस्य था, जो सिनर्जी थी, वो बहुत ही अनोखा था। आप बुलेट ट्रेन की बात कीजिए, आप अक्षरधाम से जो बगल में जो नया रोड बना जिसके वजह से ट्रैफिक जाम रुक गया है उसकी बात कीजिए, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के सपोर्ट की बात कीजिए, चीन को संदेश देना कि दी लड़ाई छिड़ी तो हम तो हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो हमारे एक सही जापान ही हमारा सही मित्र है और जो आबे साहब थे वो हमारे हितैषी थे। तो ये तो बहुत बड़ा झटका है। अब आते हैं उनके जो मर्डर हुआ है उस पर। देखिए, इस मर्डर के पीछे, कोई भी मर्डर होता है उसका आप यदि विश्लेषण कीजिए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या उठता है, किसने मारा, इनके मरने से किसको फ़ायदा हो रहा है, किन किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उद्देश्य क्या था, कौन लोग हैं जो साजिश के पीछे हैं, ये सब प्रश्न उठता है। तो आप देखिए, ये मौत का कारण कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? ये जिहादी आतंकी जिसने मारा वो जापानीज था, उस मारा ये हो सकता है कि उसने खुद ब खुद डिसाइड किया कि मारना है। और वो कह रहा है कि मैं इनके नीति से नाराज़ था। अरे नीति से नाराज़ थे तो मिस्टर आबे तो 2020 में कुर्सी छोड़ चुके थे, तो तुम्हारे 2.5 साल के बाद तुम्हारी बुद्धि खुली कि मारना है इनको। भाई 20 में उन्होंने सत्ता छोड़ दिया था, तो नीति का तो लॉजिक चलता नहीं। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि आप नीति की बात करते हैं तो मिस्टर आबे की नीति के 2 रूप हैं। पहला आर्थिक विकास और दूसरा उसके फलस्वरूप जो लोगों के पेट में दर्द है कुछ देशों के। जिस तरह से मिस्टर आबे ने आर्थिक रिवॉल्यूशन लाया, जापान का विकास किया, उससे तो सब लोग बहुत खुश थे, इसीलिए तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी। यदि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती है तो इसका मतलब उनकी नीति अच्छी है। यदि मिस्टर आबे की लोकप्रियता जापान में बढ़ी तो इसका मतलब है उनकी नीति अच्छी थी। तो नीति का लॉजिक तो खराब है, वो लॉजिक चलता नहीं। अब जो नीति उनकी थी उससे चीन को क्या फ़र्क पड़ रहा था, ये बिंदु है। तो आर्थिक विकास के, जापान के आर्थिक विकास से चीन परेशान हो रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि साउथ एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक और क्वाड के परिप्रेक्ष्य में, साउथ चाइना सी के परिप्रेक्ष्य में जो मिस्टर आबे का स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत स्टैंड था वो चीन के लिए परेशानी का कारण था। चाहे ताइवान के परिप्रेक्ष्य में चीन को हजम नहीं हो रहा था।
तो चीन समझता था कि हम सबक सिखाना चाहते हैं जापान के नेतृत्व को कि तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुमको मैं हटा दूंगा। तो ये अकेला व्यक्ति हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो पॉन है, ये तो पर्दा के आगे वाला एक्टर है। पर्दा के पीछे जो कड़ी है वो लोग कौन है? क्या जापान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने मरवाया? क्या कुछ रीजनल आउटफिट्स हैं उन्होंने मरवाया? क्या इसमें चीन का हाथ है षड्यंत्र में? वो एंगल हो सकता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और भी कोई देश हैं जो जापान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनका हाथ हो सकता है? ये सब संभावनाएं हैं। लेकिन जब इंक्वायरी होती है तो पहले संभावना का जो नेट है वो बहुत बड़ा किया जाता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, एक दो बिंदु पे आते हैं और उस पे काम करते हैं। मेरी अपनी सोच है कि इसमें चीन का हाथ है और चीन ही इसने इस षड्यंत्र को किया है और बहुत ही वेल प्लान्ड है। ये एसडीएफ में था। ये पहले देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का जो मिलिट्री था उसको डीकमीशन कर दिया गया था, तो एसडीएफ बना। एसटीएम का ये जवान था, नेवी का था। तो एसडीएफ में तो उसको पता था कि भाई फौजी का ट्रेनिंग है, कौन सा हथियार काम करेगा, क्या रेंज होगा, कितने नज़दीक से जाके मारूं तो क्योंकि फैटल रिजल्ट होगा। तो ये सब उसने होमवर्क किया था, पूरा उसने तैयारी की थी। आप उसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो कभी हाथ कमर पे हाथ रखे हुए है, पूरा नर्वसनेस नहीं था। इसका मतलब है उसने मानसिक तरफ से बहुत अपने तैयारी की थी, क्योंकि आबे के स्ट्रेचर के आदमी को मारने के लिए आपका हाथ थरथराएगा। तो हाथ नहीं थरथरा रहा है, आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो, हालांकि बहुत अलर्ट है। आप उसका वीडियो देखिए तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि कोई मुझ पर शंका तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। तो वो टाइमिंग के खोज में था कि किस समय मारूं ताकि मेरा काम हो जाए। वो वेट कर रहा था सही टाइम पे। उसके बाद के अंजाम का उससे कोई चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं है। वो आया था कि हमारी कहानी ख़त्म होगी, लेकिन मैं मिस्टर आबे को मारूंगा। जब इस तरह का सोच के साथ कोई जिहादी आता है, राजीव गांधी को कैसे मारा? वो साउथ इंडियन लड़की ने मारा, तो उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कोई नहीं बचा सकता। सवाल ये सर कि जापान जैसे देश में क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं होते कि एक पूर्व पीएम की आसानी से हत्या हो जाए? मैं उसी पे आता हूँ। कुछ लोग टीवी पे कह रहे हैं कि जापान बहुत शांति प्रिय देश है, यहाँ पर सुरक्षा को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है क्योंकि बहुत शांति प्रिय देश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके एक प्राइम मिनिस्टर को रेलवे स्टेशन पे मारा गया। जापान के एक प्राइम मिनिस्टर को रेलवे स्टेशन पे मारा गया जहाँ उनकी स्मृति बनाई हुई है। 3 प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हुआ है। तो जब ये इतिहास है जापान में, जिसने भी अटैक करवाया हो या उस प्राइम मिनिस्टर को मारा हो जो उनका रेलवे स्टेशन में मृत्यु हुई, तो इतिहास है ना। थ्रेट परसेप्शन का मतलब क्या होता है? थ्रेट परसेप्शन का मतलब है कि आप वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहिए। और वर्स्ट सिनेरियो क्या है? आपके लाइफ पे अटेम्प्ट, आपको मारने की कोशिश हो सकती है। इस थ्रेट परसेप्शन पे क्यों नहीं सिक्योरिटी एजेंसीज ने काम किया? क्यों नहीं आबे के इर्द गिर्द इनर रिंग, आउटर मोस्ट रिंग, ये 4-5 रिंग क्यों नहीं थे सिक्योरिटी के? जब मिस्टर आबे लेक्चर दे रहे थे तो क्यों नहीं पीछे से उनको मारा गया, पीठ की तरफ से? उनके पीठ के पीछे या दाहिने में और बाएं में और आगे में क्यों नहीं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था कि सिक्योरिटी के लोग थे जो कि इनका मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए और उनकी आंख रहनी चाहिए? कोई हरकत तो कोई नहीं कर रहा है, कोई आबे साहब के नज़दीक आने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। कहाँ है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर? गायब। क्यों नहीं था वहाँ एम्बुलेंस? क्यों नहीं हथियार में लैस था? आप फोटो देखेंगे, जब वो आगे बढ़ता है तो एक सिक्योरिटी स्टाफ है उसको ऐसे करके रोकने की कोशिश करता है। ये क्या रिएक्शन है? ये तो टोटली नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। इस तरह से आप वीवीआईपी को प्रोटेक्ट करोगे कि कोई आदमी मारने के लिए, अब मैटर ऑफ सेकंड्स है, मारने के लिए आगे बढ़ रहा है और आप कहें ना 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 ना, ये क्या है? मजाक।
मैं तो ताज्जुब करता हूँ उसके रिएक्शन पे। ऐसे होता है आप वीवीआई को प्रोटेक्शन देते हो। चौथी बात, तो ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा गैप है। ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सिक्योरिटी फेलियर है। अब बहुत बड़ा गैप है। जापान ऐसा देश, उसमें इतना वॉइड सिक्योरिटी सिस्टम में मैं तो सोच नहीं सकता। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो इनर रिंग क्यों नहीं बना के रखे थे? उनकी दृष्टि क्राउड पे क्यों नहीं थी? जब आदमी 2 कदम भी आगे बढ़ा और उसके एक हाथ में कुछ है, तो आप क्यों नहीं थ्रेट परसेप्शन कि ये अब खतरा मेरे बॉस को होने जा रहा है? कहाँ थे वो लोग? मतलब आप ग्रांटेड लिए हुए हैं कि लोकप्रियता बहुत अच्छी है तो कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ नहीं होगा ना, लोग कहते हैं ना, जहाँ सतर्कता चूकी वहाँ दुर्घटना हुई। ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस कहावत का। सतर्कता चूकी और दुर्घटना हो गई। ये बहुत बड़ा, मैं पॉलिटिशियंस को मतलब ट्रेन करने, ये हिंदुस्तान के लिए भी लेसन है। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि जो ही बैटलफील्ड में हो और अचानक अनएक्सपेक्टेड दिशा से बुलेट आया, तुम पर गोली आई, उसमें पहला चीज कहा जाता है फॉल ऑन द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, डैश, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर एंड टेक कवर। ये हमारा ड्रिल है, ये हमारी सिखलाई है। पहला क्या सिखलाई? हिट द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड हिट करते हो तो आपका जो सिलहट है, आपका जो टारगेट है, आप सोते हुए आदमी को जो जमीन से छुपा हुआ है उसको टारगेट पे लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक स्टैंडिंग टारगेट इजी टू किल है, जो लाइंग टारगेट है उसको मारना इतना आसान नहीं है, एम करना आसान नहीं है। क्यों नहीं? उन्होंने, पहला बुलेट तो फैटल नहीं था, उसके बाद का जो बुलेट था वो फैटल था। पहले बुलेट के बाद उनको ग्राउंड हिट करना चाहिए था। तो ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये पॉलिटिशियंस को सिखाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में भी, चाहे किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन हो, चाहे ऑपोजिशन का क्यों नहीं हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता रहा हूँ। मैं 71 साल का हूँ, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ। ऐसा वारदात होता है, पहला रिएक्शन हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड, आप बच जाओगे। आप ऐसे ऐसे करना शुरू करोगे तो पिकअप कर लेगा आपको। एक और बात है कि आप जिस तरह से आप चीन पर कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि चीन का भी सहयोगी लोकल में वहां पर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे वो सेना में कोई रहा हो, कि जरूर उसने सहयोग किया? एकदम एकदम। अरे हिंदुस्तान में ही जयचंद नहीं है, जापान में भी जयचंद हो गए। ये पैसा जो है ना, ये बहुत कुछ करवाता है। ये पैसे का खेल है। तुमने गॉडफादर पिक्चर देखा है? उसमें क्या बोलता है कि सभी बिकाऊ हैं, राइट, सब बिके हुए हैं, राइट कीमत देने की जरूरत है। वो कीमत क्या है? बिकने के लिए लोग तैयार हैं। गॉडफादर का स्टेटमेंट है। आखिरी सवाल कि एक तरफ जहां पूरे देश और क्या दुनिया स्तब्ध है इस घटना के बाद में, हर कोई अपने अपने तरीके से संवेदना व्यक्त कर रहा है, तो कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता का बयान आना और ये कहना कि यह उसका नतीजा है कि जो 4 साल की बिना पेंशन वाली फौज जो होती है जापान में, ये उसका सबका नतीजा है। उसने अग्निवीर को टारगेट करते हुए कमेंट किया है। कौन है ये सज्जन? क्या नाम है उनका? सुरेंद्र राजपूत हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। मुझे हंसी आती है। कहाँ से कहाँ ये लोग जोड़ देते हैं। मतलब मान गए इन लोग को। इनका जो ये क्रिएटिव काबिलियत है, हद है। अरे कहाँ वारदात हुआ, कहाँ चीन का हाथ है? ये अग्निपथ इसमें कहाँ से आ गया भाई? ऐसे तो फिर राजपूत, सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे कि जब पहले 7 साल कलर्ड सर्विस था जवानों का, उसके बाद बढ़ा के 17 साल हुआ, तो वो भी निकलेंगे, तो वो भी ऐसे हत्यारा निकलेंगे। ये क्या लॉजिक है? मतलब कुछ भी आया मन में, कुछ भी बोल दो बिना तर्क के। मैं क्या इस पर बताऊं? मुझे तो हंसी आ रही है उसके तर्क पे। बट क्या कहोगे, बट क्या बोलोगे आप?
जब उनके ये सोच है तो मैं तो उनके सोच पे खाली तरस खा सकता हूँ। आपको लगता है कि जापान इस मामले में बदला लेगा और वहां तक पहुंचेगा जहां से इसकी शुरुआत हुई है साजिश की? एकदम। आपने यदि प्रधानमंत्री जी, जापान के प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, उनका जो थोड़ा दिन नेशन को एड्रेस किया है, वो आंख से आंसू नहीं निकला, लेकिन आंख में गीलापन था। वो बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम सबक सिखाएंगे, हम इसके अंत तक एकदम डेप्थ तक जाएंगे और हम पता करेंगे कौन जिम्मेदार लोग हैं और उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये बात को और उनकी आंख नम हो गई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा आंसू दिखाई दे रहा था उनकी आंखों में। आप इतने बड़े स्टेचर के व्यक्ति को मार देते हैं। चीन जिम्मेदार है, तो दुख तो लगेगा ना, दुख लगेगा। देश में कुछ लोग इसमें भी राजनीति इसलिए खोज रहे हैं कि वो मोदी जी के एक अच्छे दोस्त थे या भारत के अच्छे दोस्त थे। भाई किसके, मैं तो भगवान हूँ नहीं, किसके मन में कौन पुलाव पक रहा है मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो इस तरह से बेतुकी टिप्पणी करते हैं उन पे तो मैं तरस खाता हूँ, तरस ही खाऊंगा और क्या बोलूँगा। अरे कोई अच्छा तर्क दे तो मज़ा आए बात करने में। पुराने गांव में भी जब शादी ब्याह होता था तो शास्त्रार्थ होता था, तो रामायण पर डिस्कशन होता था, तो बराबर का जो क्वेश्चन आंसर होता था तो मज़ा आता था सुनने में। लेकिन अगला बेतुकी बातें कर रहा है, कहीं का सिर कहाँ का पैर बना दिया पूरा बॉडी है, फिर क्या बताऊं मैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जापान ने शिंजो अबे को खोया है, भारत ने अगर मोदी की बात करें तो उन्होंने कहा है अच्छा दोस्त खोया है, आपको क्या लगता है क्या खोया है? एकदम, भारत ने एक अपना शुभचिंतक खोया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक दोस्त खोया है, हिंदुस्तान ने अपना स्ट्रेटजिक दोस्त खोया है, हिंदुस्तान का भला सोचने वाला शुभचिंतक खोया है, एक प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला व्यक्ति खोया है। ये पूरे विश्व का लॉस है, हिंदुस्तान का भी लॉस है। और जब मुझे सुबह में पहली बार ये सूचना मिली तो मैं तो स्तब्ध हो गया। क्या हो रहा है विश्व में, जिस तरह से ये कलयुग में अशांति फैल रही है और लोग हिंसा का पथ ले रहे हैं। मेरा ख्याल है अब हिंदुज़म ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम, एक दूसरे से प्रेम करो। पूजा में भी हम लोग कहते हैं अग्नि शांत, वनस्पति शांत हो, सब शांत की बात करते हैं। सब कुछ, सबको जो भगवान ने ज़िंदगी दी है उस शांति से बिताओ, प्रेम भाव से बिताओ। परसेप्शन डिफरेंस हो सकता है, विचार में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से हिंसा करेंगे तो फिर तो बहुत कष्ट है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह से हिंसा करते हैं उनको प्रभु तो सजा देता है, लॉ ऑफ कर्मा पकड़ता है, कोई चीज़ अनपनिश्ड नहीं रहता। प्रभु के दरबार में जो अकाउंट बुक है ना, उसमें डेबिट और क्रेडिट एंट्री दोनों होते रहता है। तो जिस हत्यारे ने मारा है, डेबिट एंट्री तो हुआ है, तुमको तो जवाब देना पड़ेगा। जब यमराज तुम्हारे सामने आएंगे तो तुमको तो जवाब देना पड़ेगा।